नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी, दैट इज वाटर. In this chapter we will study about the importance of water, the distribution of water on earth and its various effect and causes on the water, how it preserve and how it will be benefited to human life. Okay, in this chapter I included the infographics from the ncrt and handmade infographics. Okay, this is generally for upsc aspirant and other various government examination, and also it will beneficial only for class 7th standard students also. Okay, so let's discuss with the importance of water. वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, एवरीबडी नो. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. एग्रीकल्चर, जिससे हम फसल उगाते हैं, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है. इंडस्ट्रीज़, जिससे हम कपड़े वगैरह या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो फार्मास्यूटिकल हो गई या अन्य इंडस्ट्री हो गई, उनमें भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. एनर्जी फॉर्मेशन में भी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑन द कोस्ट. इकोसिस्टम में भी इसके बहुत ही सारे यूज़ हैं. ठीक है. इट कवर्स अबाउट नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है. हेंस इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. कैसे? जैसे ये हमारा अगर अर्थ सिस्टम है, तो जो मिडल में है वो सारी लैंड मास है, कंट्रीज हैं. यहाँ भी और कुछ पोर्शन यहाँ भी सारे वाटर ही हैं, जो ओशियन वाटर है और अन्य अदर सोर्सेस ऑफ वाटर हैं. ठीक है. It is uneven distribution on the earth surface that causes water scarcity. ये क्या है? अर्थ सरफेस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, जैसे ओशन में ज़्यादा है, लेक्स में कम है, रिवर्स में और कम है, एटमॉस्फेयर में है ह्यूमिडिटी एज अ. तो जो है वाटर का स्कैसिटी है, कमी है इन मेनी रीजन्स. ठीक है. की वर्ड्स क्या है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ये हाइड्रोस्फीयर इधर प्रेजेंट है, वाटर स्ट्रेस है यहाँ पे. इसका सस्टेनेबल यूज कैसे करना है वो भी जानना पड़ेगा. ठीक है. चलिए हम आगे आपको बताएंगे. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ सरफेस. इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में है. एक है जो साल्ट वाटर, एज अ साल्ट वाटर, एंड द बी इज द फ्रेश वाटर. ठीक है. द साल्ट वाटर कंटेन्स ओनली 97% of water in the ocean as in and seas. Okay, it is a salty that is not fit for drinking or irrigation. यानी जो 97% वाटर है वो ओशियन और सी में है, जो प्रेजेंट है अर्थ पे. ओके, और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या इरिगेशन, खेतों में पानी चलाने के लिए या पानी पीने के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सैलिनिटी है. ठीक है, सैलिनिटी है. द बी पार्ट इज इट इज फ्रेश वाटर दैट इज ओनली 3% लेफ्ट. जैसे 100 में 97% तो साल्टी वाटर हो गया, फिर 100 में बचे कितने? 97 में माइनस करके 3%. उन 3% में 69% जो है, 3% में 69% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है. ग्राउंड वाटर में 30% वाटर प्रेजेंट है. ग्राउंड वाटर क्या होता है अभी बता देंगे. सरफेस वाटर जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, इनमें लेस देन 1% वाटर कंटेन्स होता है. ठीक है. ग्राउंड वाटर वो, जैसे ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, तो सीपेज होके, पर्कुलेशन होके एज अ एक्विफर ग्राउंड में जमा होते हैं वाटर. ठीक है. आइस कैप्स तो जानते ही होंगे, ग्लेशियर्स जो माउंटेन्स पर प्रेजेंट होते हैं, आइस कैप्स भी उधर ही होते हैं. ठीक है. ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज यूजेबल बाय ह्यूमन. इनमें भी बहुत ही कम फ्रैक्शन ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जाते हैं. ठीक है. अब देखिए, वाटर स्कैर्सिटी इज मेनली ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी, नॉट बाय एब्सेंस. जैसे क्या है, इतने सारे वाटर तो हमारे पास पीने के लिए प्रेजेंट हैं, बट हम इनको एक्सट्रैक्ट करके निकाल नहीं सकते, हम इनएसेसिबल हैं. ठीक है. एब्सेंस तो नहीं है वाटर की, इतनी सारी वाटर प्रेजेंट है, बट हम इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं कर पाते हैं अच्छे से. ठीक है. हमारे पास टेक्नोलॉजीज उतनी बेहतर नहीं है अभी जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर लें. सम हाउ टेक्नोलॉजीज विल बी डेवलप्ड नियर बाय द फ्यूचर. ओके, एंड नियर बाय द पास्ट ऑल्सो.
चलिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये यूपीएससी में सीक्वेंस वाइज पूछा भी जाता है, हमने टेस्ट सीरीज में भी देखे इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी किए हैं। तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बाई सीक्वेंस, अगर अप से डाउन डाउन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर जो है ओशियन में है और सी में है, जो कि साल्ट फॉर्म में है जिसे पिया नहीं जा सकता। सेकेंड आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद उससे कम ग्राउंड वाटर यानी पर्कुलेशन जो एक्वेफर में एक्यूमुलेटेड होते हैं, फिर फ्रेश वाटर जो लेक्स में है 0.009%, फिर उसके बाद इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009%, एटमॉस्फेयर में भी पानी होता है कितना 0.0019%, सबसे कम पानी रिवर्स में होता है 0.001%। यानी मैं आपको बताऊं, गंगा रिवर जो बहुत ही बड़ी, ठीक है, 2524 किलोमीटर की रिवर है, ठीक है, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नर्मदा, साबरमती, लूनी, इन सारे रिवर को मिला दिया जाए इंडिया में ही, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नील रिवर, यांगजे रिवर चाइना की लॉन्गेस्ट, तो जितनी भी रिवर्स मिला दिया सब में देखा जाए तो सबसे कम पानी कहाँ पे है, रिवर्स में है, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है जो पूछा जाता है कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है। इट्स डेफिनेशन इज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, यानी धरती से समुद्र में, समुद्र से एटमॉस्फेयर में, इनका मूवमेंट जो है कॉन्टिन्यूअसली फॉलो होता है, उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, कहाँ से, वाटर से, एज अ वेपर फॉर्म में जब हीट आती है। इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर जो है अब क्लाउड में बदल चुका है। उसके बाद कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, ये क्लाउड जब फॉर्मेशन होता है तो बारिश होती है, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एज अ रेन, स्नो और हेल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। उसके बाद रन ऑफ होता है, जैसे बारिश हुई कहीं पे तो फिर वो बहते हुए कहीं आके इकट्ठा होगी, रन ऑफ होगा। तो फ्लो ऑफ वाटर इनटू रिवर्स और ओशियन, तो बहते हुए या तो रिवर में जाएगा या तो ओशियन में आ जाएगा। जैसे देखिए गंगा रिवर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, नर्मदा रिवर अरेबियन सी में, अरेबियन सी की तरफ आके मिलती है, तो ये रन ऑफ होता है रिवर्स का। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या है, इनफिल्ट्रेशन, यानी सीपेज इनटू द ग्राउंड। जैसे कोई लेक्स है या रिवर है तो क्या होता है, उसमें अगर पानी ऑलरेडी इकट्ठा है सालों साल, ठीक है, कोई रिवर है ऑलरेडी सालों साल से पानी उसमें बहते रह रहा है, तो पर्कुलेशन भी होता है इनटू द ग्राउंड, ठीक है, और वो एक्वीफर के फॉर्म में पानी ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, इनटू द ग्राउंड। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस, ठीक है, जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल है इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, यहाँ से रेगुलेट्स क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को भी रेगुलेट्स करते हैं। चलिए बाय द फिगर हम देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। सपोज यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड है, अब धूप हो रही है, सनलाइट आ रही है, इस पॉन्ड पे पड़ रही है सनलाइट, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे वेपर्स फॉर्म में इवेपोरेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो ये फिर ऊपर की तरफ लो प्रेशर, यहाँ पे नीचे लो प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा, ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये एकदम हाई लेवल ऊपर आएंगे, अब चूंकि नॉर्मल लैप्स रेट होता है, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे आप, टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन ट्रोपोस्फेयर, तो फिर जब ऊपर आएगा तो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियई बनाएगा, ठीक है, न्यूक्लियई बनाएगा और कंडेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लाउड का, हैवी क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड जैसे न्यूकोलो निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस, बहुत सारे स्ट्रेटस क्लाउड जैसे एग्जाम्पल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होगा, फिर उन क्लाउड से रेनफॉल होगी, ठीक है। जैसे देखिए ये
प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल होगी, फिर वो रेनफॉल यहाँ पे माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, अदर जगह पे इकट्ठा होगी, फिर उनका रन ऑफ होगा, रन ऑफ होके फिर इस पॉन्ड में आएगी, फिर इस पॉन्ड से इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, रन ऑफ होगा। ये प्रोसेस बार 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 रिपीट होगा। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल लिंक्स क्लाइमेटोलॉजी, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ये इन तीनों पार्ट को लिंक करता है। क्लाइमेटोलॉजी ही जियोग्राफी का भी पार्ट है, इन्वायरमेंट भी जियोग्राफी का पार्ट है। इन तीनों को आपस में लिंक करता है। ठीक है, इन द पर्सपेक्टिव बिटवीन यूपीएससी। The fourth point is ocean circulation, that is ocean currents. Its definition is the large scale movement of ocean water in a definite direction। यानी क्या है कि बहुत, जैसे ये हमारा ओशन है, ठीक है, ये हमारा पूरा सपोज करिए अर्थ, मैं बताता हूँ, ये सपोज करिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, बीच में लैंड मास है, ये पूरा ओशियन है, ये पूरा ओशन कवर है। तो जो वाटर है वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर फ्लो करता है। ठीक है, with the help of planetary wind, ठीक है, अर्थ रोटेशन, टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, इन सभी कारणों के द्वारा जो ओशन सर्कुलेशन है, ओशन करेंट्स है, वो बनता है। ठीक है, देखिए अर्थ रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। कोरियोलिस फोर्स इन जनरल मैं आपको बता दूं तो ये एक एपरेंट फोर्स है, ठीक है, जो कि किसी रोटेटिंग बॉडी पे ही एक्ट होता है। ठीक है, जैसे सिस्टम लाइक अर्थ पे। ठीक है, इट्स मेकिंग पाथ अपीयर इज, मतलब जो इसका पाथ होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्टेड अपीयर होता है। मतलब जैसे अगर ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये इसका जो पाथ है वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर है तो डिफ्लेक्शन है वो राइट होगा। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन से हम रॉन्ग चले गए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। कोरियोलिस फोर्स जो है एक एपरेंट फोर्स होता है। ठीक है, एक एपरेंट फोर्स होता है जो मूविंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी पे एक्ट होता है, और ये एज अ डिफ्लेक्टेड अपीयर होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी नॉर्थ में मतलब मूव कर रही है तो जो कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, राइट डायरेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में होगा। अभी हमने आपको ऊपर लेफ्ट बता दिया है। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक, जैसे ये हमारे उधर से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए राइट साइड, ये राइट साइड हो गया, और ये हमारे लिए उधर से हम आएंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स रोटेशन ऑफ साइक्लोन्स, ग्लोबल विल पैटर्न्स इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स को ये दर्शाता है। ओके, ये एक अपरेंट फोर्स है इन जनरल, वी विल नो एन इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, टाइप्स, ओशन करेंट्स के टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वार्म करेंट एंड एक होता है कोल्ड करेंट्स। जो वार्म करेंट होता है वो टेम्परेचर, रेज टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज, एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। यानी जो वार्म करंट होता है वो कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जो कोल्ड करंट होता है वो कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को घटा देता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे लैब्राडोर करंट। चलिए हम आपको एक फिगर से दिखाते हैं, जो फिगर है एनसीईआरटी इन्फोग्राफिक से। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। ये बहुत सारा प्रीलिम्स में, यूपीएससी में पूछा जाता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है वन वर्ड आंसर कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कोल्ड करंट है वो ब्लू कलर पेन से डिनोट किया गया है, जो वार्म करंट है वो
रेड कलर पेन से डिनोट किया गया है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड करंट की। ठीक है, कोल्ड करंट की बात करेंगे। ठीक, ये देखिए, ये हमारा 0 डिग्री लाइन है। हम आपको इधर एक्सटेंड करके दिखाते हैं। ये 0 डिग्री लाइन है, किसका है? इक्वेटर का है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे कहीं आर्कटिक लाइन है, और समवेयर हियर इज अंटार्कटिक लाइन है। ओके, होता क्या है कि जो सन का मूवमेंट है वो कहीं यहां से लेके यहीं के बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो जो ये वाला पोर्शन है ये काफी कोल्ड है। ये पोलर रीजन है, तो इधर ऑब्वियसली कोल्ड है। ये भी पोलर रीजन है, साउथ पोल है इधर, तो ये भी, और ये नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों एरिया कोल्डर रीजन है। ठीक है, ये दोनों एरिया कोल्डर रीजन है। होता क्या है कि एक करंट है, ठीक है, जो कोल्ड करंट है, लैब्राडोर करंट, देखिए यहाँ पे, वो आपका कुछ इस तरह से कनाडा की तरफ से आता है, जो ग्रीनलैंड लैंड है उसके साइड से। ठीक है, उसके बाद कैलिफोर्निया करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है जो कैलिफोर्निया के पास से निकलता है। उसके बाद देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, ये आपका हम्बोल्ट करंट के नाम से जब बाइफरकेट होता है तो जाना जाता है इन द कोस्ट लाइन ऑफ पेरू एंड चिली। ओके, उसके बाद यही कोल्ड करंट आगे बढ़ता है, फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के फॉर्म में बेंगुएला कोस्ट, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास जनरेट होता है। उसके बाद ये और आगे बढ़ता है तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के नाम से भी करंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, तो ये रहा कोल्ड करंट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, कोल्ड करंट्स के एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए ये इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर से जस्ट ऊपर जस्ट नीचे इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है। ऊपर होता है इक्वेटोरियल करंट, और जो उसको काउंटर करता है वो इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगुलास करंट, ठीक है, जो मदागास्कर के पास है। उसके बाद आपका कुरोशियो जो जापान के पास है। ओयाशियो ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है, कामचाटका पेनिनसुला के पास है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। गल्फ स्ट्रीम भी आपका वार्म करंट है, ठीक है। कैनरीज करंट आपका कोल्ड करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये वार्म करंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ब्राजीलियन करंट हो गया, ये सारे आपके जो है वार्म करंट्स हैं। ठीक है, तो इससे आप फिगर के से आप बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे करंट्स हैं, कौन कौन से करंट है और किस रीजन में है। मैं आपको बता दूं तो ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कनाडा है, ये है ग्रीन लैंड। उसके बाद ये आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इधर है। ये है हमारा इंडिया, यहाँ है चाइना, यहाँ पाकिस्तान है, ये डिजर्ट एरिया है, सऊदी अरब। उसके बाद ये आपका पड़ जाता है यूरोप, ये आपका पूरा पड़ जाता है एशिया, यहाँ पे है साउथ ईस्ट एशिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन से करंट किस रीजन में डेवलप हो रहे हैं या फिगर से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी इट्स इम्पोर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं ओशियन करेंट्स के। इट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आपका जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, देखिए ये पेरू कोस्ट है, पेरू कोस्ट है। यहाँ का रीजन जो है
टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इस बीच में ला नीना एंड एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन फ्रॉम द ईस्ट पैसिफिक ओशियन टू वेस्ट पैसिफिक ओशियन एंड इट्स वाइस वर्सा। ओके, इट अफेक्ट फिशिंग ग्राउंड्स। देखो कैसे, जब कोल्ड करंट पेरू पे अपवेल करता है तो यहाँ पे हाई फिशरीज जोन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इनका फिशरीज इन्हांस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फिश एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड रेनफॉल पैटर्न, जब ला नीना कंडीशन आता है तो यहाँ पे समहाउ बारिश, ला नीना कंडीशन में जब ला नीना कंडीशन आता है तो ईस्ट कोस्ट पे जो है ड्रॉट देखने को मिलता है और जो रेनफॉल पैटर्न है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बारिश कम होती है, दैट्स वाई हियर ड्रॉट देखने को मिलता है, ठीक है। ला नीना और एल नीनो का वीडियो हमने जियोग्राफी सेक्शन के प्लेलिस्ट में डाल रखा है और बहुत ही डिटेल हमने ला नीना, एल नीनो और इंडियन मॉनसून सिस्टम को बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है। वो आपको इस चैप्टर से कनेक्ट कर देगा, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, इंडियन मॉनसून, एल नीनो, ला नीना डिपेंड ऑन द ओशियन सर्कुलेशन। यही टॉपिक सेम हमने आपको एक वीडियो में बता रखा है, ज्योग्राफी सेक्शन के प्लेलिस्ट में है, जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। टाइड्स की वजह से सी लेवल में राइज एंड फॉल होता है इन पीरियड सेक्शन, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन एंड मून, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइड्स क्या होते हैं? हाई टाइड होता है एक, लो टाइड होता है, ठीक है। टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, हाई टाइड, लो टाइड जो है इसके पोजीशन के थ्रू क्या है? स्प्रिंग टाइड। कब स्प्रिंग टाइड कहते हैं, कब नीप टाइड कहते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फिगर, ये रहा आपका नीप टाइड। जब मून जो है अर्थ के परपेंडिकुलर हो तो फिर नीप टाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब मून अर्थ और सन के बीच में हो या अर्थ और सन के दोनों के बियॉन्ड हो तो कौन सी टाइड होती है? स्प्रिंग टाइड। यानी हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए याद करने के लिए, तीनों एक के समान हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो स्प्रिंग टाइड। और जब एक कोई 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो नीप टाइड, ठीक है। कोई एक ही नीप टाइड, ठीक है। जैसे देखिए स्प्रिंग टाइड, फुल और न्यू मून तो उसे बोलते हैं हाई टाइड, हाई टाइड। और नीप टाइड में फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर ऑफ मून, यानी जब मून केवल इतना ही दिखता है, ठीक है, उस समय लोवेस्ट टाइड क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे जो जो राइज है सी लेवल का वो कम होगा और ज़्यादा होगा। इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे? नेविगेशन पर्पज से ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूवमेंट होता है, टाइड्स को देख के ही जो जहाज होती है, पानी में चलने वाली जो नाव होती है जिसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो टाइड का हेल्प लेके नेविगेट करते हैं। फिशिंग का बढ़ावा होता है, टाइडल एनर्जी का जनरेशन होता है। जैसे इंडिया का ये कोस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टाइडल एनर्जी सेट किए गए हैं। जो टाइड आता है फिर हवा बहती है, फिर ये फैन रोटेट करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। द सिक्स पॉइंट इज ओशन वेव्स, रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर काज्ड मेनली बाय विंड। मतलब हवा के द्वारा जो ओशन सरफेस पे वाटर है उसका मूवमेंट होना, ठीक है। मूवमेंट इधर भी होता है, मूवमेंट इधर भी होता है। टाइप्स क्या क्या है? नॉर्मल वेव्स, ठीक है। नॉर्मल वेव्स क्या होता है? जैसे टाइड्स बन गया, फिर छोटा सा मतलब कोस्टल डैमेज हो गया, नॉट मोर देन दैट, लाइक सुनामी। द सेकेंड टाइप इज सुनामी,
It is caused due to an earthquake comes. When earthquake comes, it is the reason that held tsunami comes. वोल्केनिक एरप्शन भी होता है तो भी टाइड सुनामी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अंडर सी लैंडस्लाइड्स के थ्रू भी सुनामी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है। जापानीज वर्ड में सुनामी को, सू को हार्बर बोलते हैं और नामी को वेव बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड इन डीप ओशन। सुनामी जब भी आती है इसका मतलब है बहुत ही हाईली कोस्टल डैमेज होगा, इवैक्यूएशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। उस एरिया का ही नहीं, बहुत सारे किलोमीटर, 10 से 25-30 किलोमीटर तक का डैमेज पॉसिबल होता है, इन्वायरमेंटल लॉस होता है, उसके बाद बिल्डिंग्स रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का लॉस होता है, ह्यूमन लाइव्स की लॉस होती है। ठीक है। तो ये सुनामी के कुछ इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव नियर बाई कोस्ट। 2004, ये मैं यूपीएससी के फोकस से बताऊं तो 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट उसका इंडिया का फेल कर गया था। और इसी समय शायद इंडिया एंड द वर्ल्ड ने भी जानना चाहा कि अगर इंडियन ओशन रीजन में सुनामी आएगी तो हमें कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है। कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है। चलिए, एज अ केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ कि 2004 इंडियन ओशन सुनामी कैसी थी। ठीक है। इट इज ट्रिगर्ड बाई 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नियर बाई सुंडा ट्रेंच। अब ट्रेंच क्या होता है? ठीक है। जब सबडक्शन होता है दो प्लेट का, तो जो दूसरी प्लेट है जब उसके नीचे आती है तो यहाँ पे एक गैप दिखता है, उसी गैप को ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है। यानी सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है मैं आपको दिखाऊं। समवेयर देयर इज सुंडा ट्रेंच। तो क्या होता है, कहाँ गया हमारा टॉपिक, हाँ मैं बता रहा था आपको। तो जब सुंडा ट्रेंच मतलब सुंडा ट्रेंच के पास अर्थक्वेक का 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से ये 2004 का इंडियन सुनामी फील किया गया। इसमें हुआ क्या, कम से कम 2,30,000 लाइव्स अक्रॉस 14 कंट्रीज डेड हो गई। ठीक है। हाईलाइटिंग ह्यूज गैप्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी हाईलाइट क्या हुआ उस समय कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में फेल कर गए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी डेथ्स तभी हुई जब हम मैनेजमेंट कर नहीं पाए। ठीक है। लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ इंडियाज सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है। किस चीज का डेवलपमेंट हुआ? ITEWC। इट मीन्स इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जिसके थ्रू अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है। द सेवेंथ पॉइंट इज वाटर एज अ रिसोर्स प्रॉब्लम। ठीक है। वाटर एज अ रिसोर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट इज वाटर स्कैरसिटी। कैसे होती है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी नहाने के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए, और भी कंजम्पशन होते हैं। ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन से ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, जैसे अभी देखिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनके ग्राउंड वाटर एकदम जा चुके हैं लगभग लगभग। ठीक है। तो ये ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे ओवर एक्सट्रैक्शन होता है वाटर का, तो ओवर यूज होता है। ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बन सेक्टर जब भी डेवलप होता है वहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन लाइव करती है, और आसपास के एरिया में जो पानी है वो सब इन शहरों में पहुंचाया जाता है, तो भी ओवर अर्बनाइजेशन से भी वाटर स्कैरसिटी होती है। हम लगभग देखते हैं इंडिया के सभी शहरों में वाटर स्कैरसिटी देखी जाती है। बेंगलुरु क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, उसके बाद दिल्ली में तो हर साल लगा रहता है, मुंबई, कोलकाता, जितने भी सिटी हैं वाटर क्राइसिस होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा पानी का मतलब स्कैर्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हुई, रेनफॉल
पैटर्न चेंज हो गया और जो रेनफॉल से पानी जनरेट होता है, हार्वेस्ट होता है, वो नहीं मिला। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। बी, वाटर पोल्यूशन। ये भी देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है नदियों में बहाए जाते हैं, जैसे कानपुर में कानपुर में लगभग लगभग 300 मिलियन टन, जिनमें 140 मिलियन टन डेली जो अनट्रीट मतलब जो ट्रीटेबल नहीं होता है, वो उसे डायरेक्ट गंगा रिवर में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये रिवर जो है पॉल्यूट ही हो रही है। ठीक है, समहाउ। अभी तो माघ मेला लगा हुआ है, लोग नहा रहे हैं। ठीक है, सीवेज, जैसे ये देखिए आपका यमुना रिवर है और साहिबी रिवर आपको आपके वजीराबाद में आके मिलती है। इसके पहले तो जो यमुना रिवर है वो बिल्कुल क्लीन है, और जैसे ही साहिबी रिवर यहाँ पे आके मिलती है, ये वजीराबाद पुल है, यहाँ से यमुना रिवर पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, साहिबी रिवर तो एज ए रिवर बस बोलते हैं, ये एक ड्रेनेज बन गया है, नफजड़गढ़ ड्रेनेज इसको बोला जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, जैसे एक्सेस यूरिया, उसके बाद डाई और अन्य ऐसे केमिकल्स, जैसे देखते हैं घास वास पे हम लोग डाल देते हैं मीरा 71 नाम की एक दवा है। तो ये सारे केमिकल्स भी एग्रीकल्चर केमिकल जो वाटर में मिलते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? हेल्थ हजार्ड होगा। ठीक है, हेल्थ का नुकसान होगा। मैं आपको बेस्ट हेल्थ बता देता हूँ। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो रिवर्स में जाता है, वो रिवर्स की पानी फिर प्यूरिफाई होती है, फिर उसके बाद लोग उसको कंजप्ट करते हैं। जो उसे अपने घर में फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर करके पीता है, उसको तो कम नुकसान होगा। बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि डायरेक्ट आप इस पानी को पीने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऐसा डायरेक्ट पीते हैं, फिर उनको नुकसान पहुंचता है। मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ अभी, और दिल्ली में लगभग देखा जाता है कि जो पानी आता है टैप का सुबह शाम, वो लगभग कभी-कभी बदबू भरा पानी होता है, जिसे पीना तो बहुत दूर, हाथ भी नहीं धो सकते, एकदम ब्लैक वाटर आता है, ब्लैक वाटर। खैर मेरे वहाँ तो नहीं आता, मैं अच्छे लोकेशन पे रहता हूँ, बट मैंने सुना है। ठीक है, और देखा भी है। उसके बाद इकोसिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं गंदा पानी गया, उसके बाद उसके आसपास के जो इकोसिस्टम है, जैसे काऊ गाय आई पानी पी, या फिर कोई और जानवर आया पानी पिया, तो उसको नुकसान ही पहुंचता है, इकोसिस्टम भी डैमेज होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज का वहाँ पे न रहना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इफेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, जिसमें पहला आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? समझ लीजिए छोटे तौर पे, आप एक छाता को आप एक छाता को ठीक है उल्टा कर रखे हैं, बारिश हुई और वो बारिश का पानी इस छाता में इकट्ठा हो गया। मीन्स आप छोटे तौर पे देख रहे हैं कि आपने बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया है और उसे किसी ड्रम में भर दिया है। उसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक आईएएस ऑफिसर रिसेंटली, टीना डाबी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये मेरे तरफ से भी उनको बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। इन्होंने ऐसी जगह पे पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके दिया है जहाँ पे पानी लोगों को जनरली नहीं ही मिलता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बेहतर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू पॉन्ड, लेक्स बनाते हैं और फिर कंजर्व करते हैं। इफिशिएंट इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन, यानी जैसे ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, ये भी एक पौधा है, ये भी एक पौधा है, ये भी एक पौधा है, तो होगा क्या इफ ड्रिप इरिगेशन में, जो ये एरिया बच रहा है इस एरिया में पानी नहीं डालेंगे, इस एरिया में पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी एरिया में पानी डालेंगे, सिर्फ इसी पौधे को ही पानी डालेंगे। जिससे क्या होगा, जो इतना वाटर है, वेस्टेज ऑफ वाटर, वो तो कम से कम बचेगा ही। ठीक है, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, जो कि इंडिया में ये होने से रहा। ठीक है,
पॉल्यूशन तो नहीं बचा सकते क्योंकि हम रिवर्स को होली मानते हैं और फिर भी होली मानते हुए भी हम लोग इतना ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। सिविक सेंस इंडिया का बिल्कुल जीरो है, ठीक है। गंदगी फैलाने में तो सिविक सेंस इंडिया का बिल्कुल जीरो है, और क्यों ना रहे, जब गवर्नमेंट का ही जीरो है, सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जीरो है, तो फिर ह्यूमंस का तो जीरो रहेगा ही रहेगा। समहाउ सम पीपल आर एक्टिव इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर रिसाइकलिंग भी वाटर कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 से 2010 with an objective to cover 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ रेन फेड लैंड बाई 2027, यानी 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ रेन फेड लैंड 2027 तक इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कवर करना। IWMP इज द सेकेंड लार्जेस्ट वाटर सेट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं वो चाइना के बाद ही करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक चैप्टर जो शायद हमने अच्छे से कवर करना चाहा है। थैंक यू वेरी मच। हम आपको कुछ कीवर्ड्स बता देते हैं, जैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, मीन्स हार्बर होता है, ठीक है। एज हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी, यानी जो पोर्ट होता है, समहाउ पोर्ट को भी हार्बर बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी सुनामी आती है, ठीक है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप क्रॉस द ओशन सरफेस, यानी ये ओशन सरफेस है, हवाएं बह रही हैं और जो इस सरफेस वाटर है उसको स्क्रैप कर दे तो समहाउ यहाँ पे वेव्स जनरेट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स, जितना ही तेज विंड ब्लो करेगी उतना ही बड़ा वेव्स बनेगा। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, यानी सबसे ज्यादा सैलिनिटी डेड सी की है। इसीलिए जो स्विमर्स होते हैं यहाँ पे तैरते हुए नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो साल्ट कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये डेंस होती है, ठीक है। Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 gram of water, ठीक है। The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand, ओके। तो ये बेसिक सा कीवर्ड्स की पॉइंट्स हैं जो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद हम आपको एक छोटी सी चीज़ फिर से बताना चाहेंगे यहाँ पे अबाउट इम्पॉर्टेंट लेक्स एंड सीज, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये देखिए आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इंडिया है, आपका सऊदी अरब है, चाइना है, उसके बाद ये यूरोप है, साइबेरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अमेजन रिवर देख लीजिए, ये पूरा अमेजन रिवर के ब्रांचेस फैले हुए हैं, ये कैरेबियन सी है इसका लोकेशन। उसके बाद साल्ट लेक सिटी यहाँ पे है, ठीक है। ग्रेट बैरियर लेक यहाँ पे है। उसके बाद डानूबे रिवर है जो ब्लैक सी में आके मिलती है। कैस्पियन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइजर रिवर यहाँ पे है। नील रिवर जो है यहाँ पे है। रेड सी यहाँ प्रेजेंट है। अरेबियन सी यहाँ प्रेजेंट है। बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये आपका हो गया इंडोनेशिया, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे आपका मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। ये हो गया आर्कटिक ओशन, ठीक है। आइसलैंड, ग्रीनलैंड यहाँ पे है। तो समहाउ सम
बेसिक मैप्स आई विल शो देयर, और नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताते रहूँगा, जिससे आपका मैपिंग पोर्शन भी इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशन है वो कुछ एस शेप्ड में है, ठीक है, एस टाइप शेप्ड में है, ठीक है, इसे एस शेप्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे मिड ओशन रेंज भी है, ठीक है, मिड ओशन रेंज भी है। ये आपका इंडियन ओशन रीजन है, ये आपका पैसिफिक है, पैसिफिक यहाँ भी है। ये कुछ इस तरीके से ऐसे मिला हुआ है, जब का फोल्ड करेंगे तो दिस इज ऑल होल। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।